जय हिंद। हमारा क्वेट जो रोज का है मतलब पर डे का, जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। जिंदगी एक जंग है, जो जीतेगा वही जो क्या होगा, जी जान लगा के लड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं? पॉलिटी का क्लास चल रहा है, पॉलिटी बता रहे हैं आपको। पॉलिटी में भाग 3 जो है, भाग 3 में हम आपको बताए हैं ये 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक है। और है ये किससे संबंधित है? मूल अधिकार। किससे संबंधित है ये? मूल अधिकार। मूल अधिकार यह क्या है? यह किसी व्यक्ति विशेष का है, मतलब यह किसी व्यक्ति के लिए है, यह किसी व्यक्ति के लिए, यह सरकार के लिए नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो सरकार के लिए नहीं है, यह किसी निश्चित व्यक्ति के लिए। जैसे हम हैं, हम बोल रहे हैं आपके सामने, मेरा मूल अधिकार है। हम कहीं कुछ करते हैं, मूल अधिकार, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हमारा मूल अधिकार है। समझ में आ रहा है नहीं? तो जो ये मूल अधिकार है यह किसी व्यक्ति विशेष का है। समझ में आ रहा है? ये किसी राज्य या सरकार का नहीं है। ये किसी भी कहाँ लागू होगा, या किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होगा। इस हम सब कुछ पहले बताए, हम दोहरा रहे हैं क्योंकि 12 और 13 ये दोनों हम पढ़ा चुके हैं आपको। 12 और 13 हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसको दोहरा रहे हैं। और ये किस पर लागू होता है? यह किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होता है। कहां से लिया गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। यह काम वहां पर क्या था? यह लिखित था उसके संविधान में, उसके संविधान में यह मूल अधिकार लिखित था, तो वहीं से ये क्या है, लिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यह प्रतिबंधित किया जा सकता है कि नहीं, अगर यह किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा। जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक में 3 तलाक थे, तलाक, तलाके बिद्दत, तलाके हसन, जो ये तीनों हैं। तो इनमें से जो तलाक हटाया गया है, तलाके बिद्दत, तलाके हसन है, तो उसमें जो तलाक था वह मतलब एक महिला के मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण दही की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता रूप जीने की स्वतंत्रता है। तो वो जो स्वतंत्रता है वो उसकी छीन जा रही थी। अगर आप किसी के साथ शादी करके उसे छोड़ दे रहे हैं, तो महिला किस तरह परेशान रहेगी, क्या होगा उसके साथ, कैसे मर जाती है। अभी गुजरात में हुआ था ना, वो औरत जो थी दहेज के कारण मतलब डूब गई थी समुद्र में, डूब के वीडियो भी अपना वायरल की थी, तो वो डूब के मर गई थी। तो ये सब जो होता है, तो उसके प्राण में दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आप किसी को सता रहे हैं, आप उसे परेशान कर रहे हैं कि आप मुझे दहेज दीजिए, पैसा दीजिए, तो उसका हनन हो रहा है कि नहीं उसके शरीर का, मतलब उसके दिमाग पे जोर पड़ रहा है कि क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रेशर बन रहा है। तो ये प्रेशर की वजह से क्या होगी, वह मर गई थी। तो ये क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? यह किसी व्यक्ति या विशेष का है। समझ में रखिए, कहां से लिया गया है? यूएसए से। अच्छा, इसे हमारे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा इसे कहते हैं। मैग्ना कार्टा ये फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा जो है यह फ्रांसीसी शब्द है, लेकिन सबसे पहले इसे ब्रिटेन में प्रयोग किया गया था। ब्रिटेन में प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि इस मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार। इसका मतलब ये होता है अधिकार। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार। इसीलिए मूल अधिकार को भारत के संविधान का भाग 3 को, मूल अधिकार का मतलब भाग 3 को भारत के संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझना रखने, समझ रहा है? राष्ट्रपति इसे क्या कर सकते हैं? निलंबित। राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकते हैं। इसका अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेदों को नष्ट किया जा सकता है। 12 से 35 तक है, सभी अनुच्छेदों को नष्ट कर दिया जाएगा जब कभी भी आपातकाल लगेगा। ऐसे कोई नहीं छीन सकता है, ऐसे आपका मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। कोई व्यक्ति भी आपका मूल अधिकार नहीं छीन सकता है। देखिए, एक होता है मूल अधिकार, एक होता है कानूनी अधिकार। तो ये जो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है। मूल अधिकार को ना सरकार छीन सकती है, ना कोई व्यक्ति छीन सकता है। समझना है कि नहीं? ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को न सरकार छीन सकती है, न व्यक्ति छीन सकता है कोई, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। जैसे आपकी संपत्ति पहले मूल अधिकार थी, लेकिन उसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। समझा रहे नहीं? तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मतलब उसको संपत्ति को कानूनी अधिकार दिया गया, तो क्या है? कानूनी अधिकार है, तो उसे सरकार देखते हैं, कहीं रोड बनाने में छीन लेती है, एयरपोर्ट बनाती है, रेलवे ट्रैक बनाती है, कहीं उसको कुछ जमीन बनाना है, कहीं किसी की जगह लेना है, कुछ बनाना है, कहीं बिल्डिंग खड़ी करनी है सरकार की, कुछ बनाना है, तो ले लेती है कि नहीं? तो वही है कानूनी अधिकार सरकार से। लेकिन आपको कोई व्यक्ति छीन सकता है क्या आपका जमीन?
आपका कोई व्यक्ति आपका जमीन छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो आपका जमीन नहीं छीन सकता है। तो कानूनी अधिकार है, सरकार छीन सकती है, लेकिन मूल अधिकार को सरकार भी नहीं छीन सकती है जब तक कि आप किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन न करें। आपको स्वतंत्रता है बोलने की, तो क्या आप किसी को गरिया देंगे? आप किसी को गरिया देंगे? नहीं। अगर गाली देंगे तो आपकी स्वतंत्रता छीन जाएगी। मूल अधिकार वे अधिकार है, अगर किसी छीन जाती है तो जेल में जो व्यक्ति बंद है उसके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। उसको न बोलने दिया था, न कहीं जाने दिया था, तो क्या होता है उसका? उससे सब कुछ छीन लिया गया। तो मूल अधिकार किसी व्यक्ति के पास रहना जरूरी है। उसकी जैसे जेल में किसी व्यक्ति क्या है जो सुनता है छीन लिया जाती है, तो क्या कहीं घूम पाता है? नहीं घूम पाता है। मेरा वीडियो बंद हो गया था। तो जेल में क्या है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है छीन जाती है। स्वतंत्रता रखने जैसे क्या है, कहीं एयरपोर्ट बना रही है, तो क्या है, जो कहीं एयरपोर्ट बना रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो वहां पे क्या होता है कि मतलब मना होता है कि आप दो से तीन महले तक घर जो है नहीं बना सकते हैं। तो जो 2-3 महले से आप घर नहीं बना सकते हैं ज्यादा, तो क्या है, वो क्या है, मतलब वो राज्य है, वो राज्य है। और वो जो राज्य है वो जो कह रही है वो आपको करना होगा। अब उसके लिए जाके नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में मुकदमा ठोक दें कि नहीं हमारे यहाँ मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और फिर भी वो संपत्ति है और कानूनी अधिकार है, वो तो वहां पे कानूनी अधिकार है, आप वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। हालांकि हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देती है, आप उस व्यक्ति की नहीं सुनती है, क्योंकि अभी जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो वहां पे कुछ जमीन का मामला लेकर जो है प्रॉब्लम में चल रहा है, लेकिन अब जमीन ले ली गई है तो बन रहा है। इससे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग राज्य है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं 2 साल से प्रमोट कर दी गई हैं, तो किस वजह से प्रमोट कर दी गई? यही रीजन है प्रमोट करने का, क्योंकि राज्य है उनको जो करना है, कोरोना था, सरकार ने प्रमोट कर दिया। अब इसके तहत कोई थोड़ा जाएगा कि मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस ठोक देंगे, नहीं कैसे प्रमोट कर दिया, क्या क्यों प्रमोट कर दिया, ऐसा सब कुछ नहीं है। राज्य जो है अब उसका जो नियम होगा, जो समझ में आएगा उसने वो किया होगा। तो राज्य समझ में आ रहा है कि नहीं? बिजली विभाग क्या है? राज्य है। अब बिजली विभाग जैसे क्या है, अब देखते हैं गांव में लोग कटिया फंसा लेते हैं, कटिया फंसा के बिजली बार देते हैं, बिजली नहीं देते हैं। अब मीटर लगता है तो मीटर में से कुछ जला के उसको तोड़ फूक देते हैं, फिर कहते हैं जब मीटर जल गया, बेचारा मीटर नापेगा कैसे? कहते हैं लोग की शार्ट कर गया मीटर। बहुत जगह ऐसा होता है, अगर बिजली बिल ज्यादा आ जाती है तो लोग कहते हैं बिजली शार्ट हो गई, यही शार्ट हो गया, जल गया, तमाम तरह की बातें होने लगती है। समझ में आ रहा है? तो क्या है, बिजली विभाग जो क्या है, राज्य है। अब ऐसा नहीं कि सरकार में आप जाके कोर्ट कह दे कि बिजली विभाग, हाँ, लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है चाहे बिजली विभाग है, ये आपके किसी भी मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि अब 6 रुपया यूनिट बिजली बिल है तो अब 15 रुपया यूनिट बिजली बिल लीजिए, उसको सरकार क्या है देखते हुए मतलब उसको निर्धारित करवाती है। समझ में आ रहा है? तो राज्य की परिभाषा जो है किसमें है? अनुच्छेद 12 में। फिर 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकार से असंगत एवं उनको अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकार से असंगत एवं उनको अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब सरकार में 26 जनवरी 1950 से पहले पोस्टीरियर मतलब इससे पहले जितने भी कानून बने रहेंगे, अगर वह किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, और वह वहां तक समाप्त होगा जहां तक वह लागू रहता है, वहां तक उसको समाप्त कर दिया, मतलब उसको खत्म ही कर दिया जाएगा। समझा रहे नहीं? उसके बाद फिर ये हमारी जो राज्य है, हमारी सरकारें जो है, हमारे जो राज्य है, इस 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर वह उल्लंघन करेगा तो समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो बेकार कानून हो। जैसे भारत सरकार ने बना दी एनजेएससी में, मतलब जजों की नियुक्ति करने वाली जो कॉलेजियम पद्धति उसको हटाने वाली बात की गई थी, तो उसको हटाने वाली पद्धति जो बात गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रद्द कर दिया। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? कभी कभी पूछता है मूल अधिकार का रक्षक कौन है, तो एससी सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। समझा रहा है नहीं? आप मूल अधिकार के तहत इसमें जा सकते हैं। समझा रहा है? रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर सरकार को ऐसा नियम ना, कृषि बिल बनाई थी, अगर सरकार को लगा होता, थोड़ा भी कृषि बिल के बारे में लगा होता सरकार को कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो तुरंत उसको क्या करती? नष्ट कर देती। समझा रहा है नहीं? आरआरबी एनटीपीसी को जो लेकर बवाल हो रहे हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का ऐसा उल्लंघन होता तो सरकार कुछ न कुछ उन्हें कर देती, ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। कृषि बिल में ऐसे किसी भी मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं था। हालांकि वो नियम बनाया गया था पास करने के लिए। तो आप जैसे ये जो नियम था कृषि बिल वाला 2006 से कहां लागू है? 2006 से लागू है वहां पर बिहार में, लेकिन वहां के किसान कैसे है? लेकिन सरकार को भाई समझे अब क्या बताएं सरकार के बारे में। चलिए ठीक है। अनुच्छेद जो 13 क्या है? ऐसी कोई भी नई विधि बनाएगी मूल अधिकारों से असंगत एवं अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 में है। हम पहले बता दिए, उसको दोहराना था सिर्फ। समझ रहे नहीं? आप पढ़ाएंगे अनुच्छेद 14। हमारे ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। इस 12 से 35 में
7 प्रकार की स्वतंत्रता थी आपको, और जो अनुच्छेद 19 आता है उसमें भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। इसको ध्यान दीजिए, इस मूल अधिकार में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिलती है। इसी मूल अधिकार के अंतर्गत 19 अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के तहत इसमें 7 प्रकार की इसमें भी स्वतंत्रता मिलती है। समझ आ रहा है नहीं? इसी मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 आता है, 12 से 35 है तो इसी में 19 आता है, इसी में ये स्वतंत्रता मिलती है। तो ये जो स्वतंत्रता है, इसमें पहली जो स्वतंत्रता है वह समता है। समता मतलब समानता, सबकी सब लोग समान है। क्या है? समान है सभी लोग, समानता। समझ आ रहा है नहीं? समानता है, समान है। समता का मतलब क्या है? समता की स्वतंत्रता है। तो पहला जो है 14 से 18 तक जो है समता की स्वतंत्रता, मतलब समान है, सभी व्यक्ति जो क्या है समान है। समझ में आ रहा है नहीं? तो अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14, अब आराम से इस पे लिख के बता देते हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष, विधि में कानून होता है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, एविडेसी, ब्रिटेन। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समान संरक्षण, समान संरक्षण। समझ आ रहा है नहीं? यह है यूएसए। देखिए हमारी सरकार क्या कहती है, हमारी न्यायपालिका क्या कहती है, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप अमीर हैं, गरीब है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, कुछ भी हैं, हमारे यहाँ सभी व्यक्ति बराबर है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, जो भी है, हमारे यहाँ कानून के हिसाब से सब लोग बराबर है। क्या है? जैसे न्यायालय में जाएंगे तो एक औरत रहती है, तराजू ले रहेगी, इस पट्टी उसके अंक पर रहती है और इस चाकू ले रहती है, अगर आप गलत करेंगे तो मुड़ी काट देगी। तो क्या है? वह सबको बता रहा है कि आप विधि के समक्ष समान है। कानून के हिसाब से हमारे भारत में हर व्यक्ति क्या है समान है, चाहे वो अनिल अंबानी, चाहे अडानी हो, चाहे मैं हूं। समझ में आ रहा है? तो क्या ये जो विधि के समझ समान है, तो आप क्या होगा, अब इसमें होने लगा कि अगर कानून के हिसाब से सबको बराबर कर देंगे तो जितना अनिल अंबानी के पास पैसा है उतना ही गरीब के पास पैसा है नहीं। अगर मान लीजिए कहीं टैक्स लगाना हो, सॉरी टैक्स नहीं, मतलब कहीं जुर्माना लगाना है अनिल अंबानी पर कि अनिल अंबानी ने ऐसा काम कर दिया, कुछ मार ही दिया किसी को, तो अनिल अंबानी पर उस हिसाब से ना पैसा लगाया जाएगा, उस हिसाब से ना उनके ऊपर कर्ज मतलब जुर्माना ठोका जाएगा। और एक गरीब व्यक्ति को, रिक्शा खींचने वाले को, तो उस पर अलग अलग नियम लागू होंगे। तो यही नियम है। तो ये जो नियम है विधि के समान संरक्षण, मतलब कानून के हिसाब से सबको एक हिसाब से समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब कानून के मतलब जो नजर में लोग हैं, कानून के नजर में जो लोग हैं उस हिसाब से दिया जाएगा। जैसे कानून के हिसाब से सबको एक समान संरक्षण रहेगा, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में देखते हुए ये कार्य किया जाता है कि एक रिक्शा वाले को जुर्माना जो लगाना है वो कम लगाना है, अनिल अंबानी अडानी को जो क्या है जुर्माना ज्यादा लगाना है। जैसे वो है सलमान खान, हिरन मारे थे, उनको अलग तरीके की व्यवस्था है, कोई मार देता है तो उसको अलग तरीके में। हालांकि देखिए हमारे संविधान में जो लिखा है उसका कुछ भी पालन नहीं होता है, बहुत कम ही पालन होता है। कहने को तो बहुत कुछ है, समझ आ रहा है, पालन कुछ भी नहीं होता। तो विधि के समझ समान संरक्षण, तो इसमें ये कहा गया, इसमें जो है अनुच्छेद 361 आता है जिसमें राष्ट्रपति 71 और 161, ये जो दोनों हैं ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और ये है राज्यपाल, राज्यपाल, इन दोनों पे नियमन नहीं लागू होता है। अगर कह देंगे कि कानून के हिसाब से सब लोग बराबर हैं तो राष्ट्रपति जो है माफ करता है, सजा की, मौत की सजा माफ करता है। अगर बराबर कर दें फिर इसमें संरक्षण दिया जाएगा, तो संरक्षण तो दिया जाता है। कहीं भी मतलब जाते हैं तो काफिला वाफिला जाता है तो नहीं देखते हैं कि लोगों को रोक दिया जाता है, रास्ते पर रोक दिया जाता है कि मतलब आप इनको चले जाने दीजिए, तो क्या है संरक्षण है। क्यों? क्योंकि भारत के सर्वोच्च समान पद पे हैं, इसलिए उनको संरक्षण दिया गया है। आपका एक डीएम जब जाता है आपके जिले से, तो अगर वो आदेश कर देता है कि नहीं हमें रोड क्लियर चाहिए तो लोगों को रोक दिया जाता है, रोड क्लियर जाता है। सीएम आते हैं, चाहे राज्यपाल आते हैं तो रोड क्लियर कर दिया जाता है। नहीं तो क्या है कानून के हिसाब से क्या है संरक्षण, क्योंकि उनको काम रहता है। हालांकि उनको कोई काम नहीं रहता है, लेकिन काम रहता है, देश के राज्य के सीएम है, देश के प्रधानमंत्री है, देश के राष्ट्रपति हैं, समझ में आ रहा है नहीं। तो उसी कानून के हिसाब से जो समान संरक्षण मिलता है। जैसे
ट्रेनों में आप कहेंगे कि अब नागरिकता पीछे पढ़ाया हूं, अब ट्रेनों में 5 साल के बच्चे का टिकट ही नहीं लगता है, 10 साल के बच्चों का हाफ टिकट लगता है, तो उसमें ये कहेगा कि अब इसमें ये कहेंगे कि नहीं उसको हाफ टिकट क्यों लगता है, वो भी तो भारत का नागरिक है, हम भी भारत के नागरिक हैं। तो ऐसा नियम नहीं सरकार कहती है कि वो छोटा बच्चा भी है उसके लिए जो होगा वो अलग दिया जाएगा, आपके लिए जो है पुरुष है आपके लिए जो है अलग दिया जाएगा। वो जो संरक्षण दिया जाता है कैसे दिया जाता है, इसी के तहत दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो जो संरक्षण दिया जाता है इसी विधि के समान संरक्षण के हिसाब से ही दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझा रहे? आप देखते हैं अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग चीजें हैं, क्यों? महंगी जो ट्रेन, महंगी ट्रेन में जाएंगे, गरीब जो गरीब में जाएंगे, तो क्या उसी कानून के हिसाब से ही संरक्षण सबको अलग अलग तरीके से दिया गया है। समझा रहे? तो ये जो अनुच्छेद 13 है, अब ये समानता की बात कर रहा है, इसमें भी समानता है। समझा है कि नहीं? अनुच्छेद 14 समझा है ना? विधि के समझ समान समता, कानून के हिसाब से भारत का हर एक व्यक्ति बराबर है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उपराज्यपाल हो, चाहे सीएम कुछ भी हो, डीएम सीएम कुछ, सभी लोग बराबर है। राष्ट्रपति को क्या 71 के तहत, सॉरी 72 के तहत, 72 के तहत क्या सजा माफ कर देते हैं? सजा जब माफ कर देते क्या इनको नहीं होता है? राष्ट्रपति अपने पद से उतरेंगे तुरंत इनके ऊपर केस चलेगा, फौजदारी मुकदमा इनके ऊपर नहीं चलाया जाता, जबकि पद पे रहते हुए दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति हो चाहे उपराज्यपाल हो चाहे राज्यपाल हो। लेकिन जब तक वो पद पे रहेगा फौजदारी मुकदमा उस पर नहीं चलाया जा सकता है। फौजदारी मुकदमे का मतलब होता है लड़ाई, मार पीट, झगड़ा, इससे मुकदमे उस पर कोई नहीं चलाएंगे, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो। समझ में आया कि नहीं? तो विधि के समझ समान समता मतलब सब लोग बराबर है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में सबको कानून के हिसाब से संरक्षण दिया जाएगा, कानून के हिसाब से संरक्षण दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? डीएम रहता है, जो डीएम को काम रहता है जाना रहता है, दूसरी जैसे से संरक्षण दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से मतभेद नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। क्या है? अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भारत के किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का विभेद जो है नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में सभी लोग समान हैं। हमारे जो देखिए भारत में जो एकल नागरिकता की बात की गई है कि हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, तो वह एकल नागरिकता क्यों कही गई है? कि हमारे भारत में सभी लोग भाईचारे के समान रहे, भाईचारा के हिसाब से रहे, जो क्या है समानता हमारे देश में। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से मतभेद नहीं किया जाएगा, वो किसी भी धर्म का हो। जैसे मान लीजिए सिंधिया है, जो ज्योतिराव सिंधिया है, जो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में, पता नहीं दूसरी पार्टी में किसमें जाएंगे, तो क्या थे उनके जो वंशज थे पहले अंग्रेजों का साथ दिए थे हिंदुओं को मारने के लिए, यहाँ के लोगों को मारने के लिए, तो क्या उनको वंश के आधार पर क्या निकाल दिया जाएगा कि आपने अंग्रेजों का साथ दिया था? ऐसा कुछ नहीं करना है। धर्म के मूल जो है पहले ऐसे मतलब बहुत जगह से लोग आए हैं, जैसे मान लीजिए आज ही पाकिस्तान से कुछ लोग आए हैं। अब मान लीजिए पाकिस्तान अलग देश हो गया, चाहे म्यांमार अलग देश हो गया, तो वहां से जो लोग आते हैं अगर भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो क्या उनके यहाँ पे भारत की नागरिकता लेने क्या उनके आधार मतलब उनके साथ जो क्या विभेद किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जाति, किसी भी जाति से विभेद नहीं किया जाता है। हालांकि होता है हमारे भारत में, आज भी हमारे भारत में होता है जाति के आधार पे, आज भी होता है, हमारा संविधान में लिखा गया ना, नहीं होता है, लेकिन होता है, लोग करते हैं और नहीं करते। तो हम गलत बोल रहे हैं तो आपके सामने होगा उदाहरण, आप लोग खुद देखते होंगे कि अगर एक एससी कास्ट का कोई व्यक्ति आपके घर ठाकुर है या यादव है, चाहे कुछ भी है, बड़े कास्ट के हैं, तो अगर आपके घर को कोई आता होगा एससी कास्ट का या एसटी कास्ट का, तो आप उसे गिलास में पानी देते हैं। कभी आप अपने स्टील के गिलास में पानी दिए हैं या स्टील के थरिया में उसको खाने के लिए दिए? नहीं देते हैं आप लोग, आज भी यही नियम है। तो जाति के आधार पर होता है, लेकिन संविधान में लिखा गया है, तो संविधान जो है सरकार विभेद नहीं करती, यहाँ के व्यक्ति लोग विभेद करते हैं। लेकिन कहा गया है अनुच्छेद 12 में कि अनुच्छेद 13 में कोई व्यक्ति जो आपके मूल अधिकार को छीन नहीं सकता है, लेकिन क्या है लोग छीनते हैं। समझा है कि नहीं? लिंग के आधार पर किसी भी भेद नहीं किया जाएगा, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे ट्रांसजेंडर हो चाहे कुछ भी हो, आपके साथ कोई भी जो भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या है? लिंग के आधार पर जो क्या है आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे ट्रांसजेंडर हो। समझ रहा है? तो अब फिलहाल पहले होता था, लेकिन आप देख रहे हैं लिंग के आधार पर ट्रांसजेंडरों को नौकरी दी जा रही है। समझ रहा है? ट्रांसजेंडरों को बहुत कुछ बनाया भी जा रहा है, कोई IIT में हो रहा है तो कोई वकील हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। मतलब
अब विभेद नहीं हो रहा, पहले कुछ समय पहले होता था। धर्म के आधार पे नहीं कर सकते हैं, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम नहीं कर सकते। अभी देख रहे हैं हिजाब वाला मामला चल रहा है कि नहीं। हिजाब वाला मामला क्या है कि आपको हिजाब पहली क्लास में जाना नहीं। अब धर्म के आधार पर उसके धर्म की मान्यता वो चाहे जो पहने, लेकिन अब क्या है सर, अब ये भी नियम है कि राज्य सरकार बनाए, जो राज्य ऊपर बताए हैं वो जो नियम बनाएगी आपको मानना पड़ेगा। वो जो नियम बनाएगी वो क्या मानना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, सभी लोग क्या है कि कोई भी किसी भी तरीके से किसी के साथ क्या है विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाता। मतलब ये भी समानता की बात करता है, ये भी समानता की बात करता है। किसकी बात करता है, यह समानता की बात करता है, यह भी समानता की बात करता है। इसी में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भारत के सार्वजनिक होटलों, रेस्तरां, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर, तालाबों, कुओं इत्यादि पर पानी लेने से, जाने से, मंदिरों मस्जिदों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसका दूसरा पार्ट है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मस्जिद, मंदिर, सरकारी तालाब, कुओं, रेस्टोरेंट, जो भी सरकारी चीजें हैं, सार्वजनिक चीजें हैं, वहां पर जाने से किसी भी व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ये इसी में कहा गया है। इसी में कहा गया है कि भारत सरकार जो है महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ आरक्षण प्रदान करेगी, जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत आएगा, जो कि वह किसी भी, अब कहीं लिंग के आधार में भेद है महिलाओं के। अब महिलाएं थोड़ी कमजोर होती है भाई फिजिकली, तो उनके आधार पर संरक्षण को आरक्षण दिया जाता है। तो जो आरक्षण का मामला है इसी के तहत है। जैसे आरक्षण का मामला जी देखिए, अब समझाना, आरक्षण समझाना अलग टॉपिक से तरीके से समझा हर इसी में, लेकिन उसको समझाए तो बहुत तरीके से आरक्षण है। आरक्षण सिर्फ ये कहता है कि अगर आप अमीर हैं तो आप अमीर रहिए, लेकिन आपसे जो पीछे गरीब हैं उनको अमीर बनाने के लिए हम थोड़ा सा पुश बैक करेंगे। मतलब आप पहले से अमीर हैं, इतने बड़े हैं, लेकिन आपकी जो यहाँ पर है वो इतना अमीर है, कोई इतना अमीर है, कोई इतना है, तो इसको यहां तक लाने के लिए, पुश बैक करने के लिए, यहां तक लाने के लिए, यहां तक हो जाएंगे, इनको यहां तक लाने के लिए इनको थोड़ा सा पुश बैक किया जाएगा, इनको उठा दिया जाएगा कि मतलब आप भी थोड़ा लेवल में हो जाइए। यही आरक्षण है। समझ आ रहे हैं? तो इसमें भी समानता की बात कही जा रही है। तो ये जितने भी चीजें अनुच्छेद 15 चाहे 14 ये सब क्या है, समानता की बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 14 भी समानता की बात किया, अनुच्छेद 15 भी समानता की बात किया। समझ आ रहे हैं? अब अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं, लोक नियोजन में समता। अनुच्छेद 16 क्या है, 16 लोक नियोजन में समता। नियोजन में समता मतलब सभी सरकारी नौकरियों में आपको बराबर रखा जाएगा, चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सभी लोगों को क्या है, आपको बराबर रखा जाएगा। समझा रख नहीं? लोक नियोजन में समता मतलब सभी को। अब लोक नियोजन में समता इसका मतलब क्या है, सभी को बराबर नौकरी दी जाएगी। अब इसका मतलब है कि अब जो ग्रेजुएशन कर लिया, आप कहेगा अब भारत सरकार नौकरी देती है इसकी, ग्रेजुएशन थे तो आप सभी लोगों ने कहे कि आपने तो लोक नियोजन की क्षमता कहा है, मतलब सबको बराबर है। तो जो भी ये ग्रेजुएशन कर लिया, आपने यही क्वालिफिकेशन मांगा है, इसका मतलब हम भर सकते हैं, हमको आईएएस की नौकरी दीजिए। हम तो भर सकते हैं, हमको आईएएस की नौकरी दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। लोक नियोजन में क्षमता है, उसकी जो मतलब जो चीज मांग रहा है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, तब आप जाएंगे आईएएस में। ऐसा नहीं होगा कि आप आईएएस में चले जाएंगे। तो लोक नियोजन में जो क्षमता है वह आपको बराबर की देता है कि आप इसके भागीदार बनिए। लेकिन हम जो मांग रहे हैं, जो चीजें, जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जो आपसे एफिशिएंसी, आपकी जो क्षमता है, उसको जो मांग रहे हैं उसको आप हमको दिखाइए, उसे प्रदान करिए कि आप इस देश को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, उस चीज को दिखाइए। तब वहां पे आपके साथ लोक नियोजन में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर लोक नियोजन की क्षमता में आपके साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो। लेकिन लोक नियोजन क्षमता में आरक्षण लड़कियों को दिया जाता है, एससी एसटी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि जो एनसीएल आता है ओबीसीओ के लिए, एनसीएल क्रीमी सीएल, तो ये जो क्रीमी लेयर है, एनसीएल है या नॉन क्रीमी लेयर है, इनको जो छूट दी जाती है, अगर ये एक बार आईएएस बन गए, तो इनको दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा। और एससी एसटी में अगर वो दोबारा बन गया आईएएस, चाहे दोबारा आईएएस बन जाए, चाहे बाप बेटा कुछ भी आईएएस बन जाए, अगर आईएएस बन गया तो उसको दोबारा आरक्षण फिर दिया जाएगा। जैसे राजस्थान की मीणा जनजाति, उसको ज्यादा आरक्षण मिलता है। अगर आरक्षण मिल गया तो उसके पूरा परिवार है, उसके 70% जनजातियां जो है आईएएस है। आपकी टीना डाबी है, आईएएस टॉपर है 2015 की, वो भी एसटी से है, एससी से है, तो उनको भी आरक्षण मिलता है। उनके बाप आईएएस, उनकी माता आईएएस, उनका भाई आईएएस, वो भी आईएएस, उनकी बहन 2021 में आईएएस 15वां नंबर शायद 15वां नंबर टैग की है वो। मतलब तो क्या है, आरक्षण थोड़ा सा खराब भी है, कहीं कहीं अच्छा भी है। तो लोक नियोजन में क्षमता कब है,
लोक नियोजन में समता कब है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आपसे विभेद नहीं किया जाएगा, आपको नौकरी सबको प्रदान की जाएगी, हालांकि जो वो मान्यता है वो आपको देना पड़ेगा। समझना है नहीं? अब अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। समझा है नहीं? इस छुआछूत का मतलब आप किसी व्यक्ति से टचबिलिटी नहीं है। समझा है नहीं? अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। जैसे इसमें अस्पृश्यता का जो अंत बोल रहा है, ये अस्पृश्यता का जो अंत है मतलब जो छुआछूत, जैसे आप पहले अभी ये चल रहा है ना, कोरोना मामला चल रहा था, तो आप देख रहे हैं कोई किसी से टच नहीं होना चाहता था, तो आप इसमें कहेंगे कि अनुच्छेद 17 के तहत कहा गया है कि नहीं अस्पृश्यता का अंत है, मतलब किसी से टच नहीं होना है, तो इसमें तुरंत सरकार मार के फुला देगी आपको, कहेगी कि इसमें इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम कहें तो अस्पृश्यता का अंत है, तो मतलब हम ये कहे हैं कि मतलब जैसे कोई SC ST जाती है, आप आज भी देखते हैं SC ST की इतनी पावर है कि वह किसी भी बड़े व्यक्ति के जात को छू देता है तो वह अछूत हो जाता है। अरे आप कितनी पावर होनी चाहिए, आप बड़े जाति के हैं, आप कितनी पावर होनी चाहिए कि आप किसी छोटे व्यक्ति को छूए तो वह बड़ी जाति में आ जाए, ऐसा नियम होना चाहिए। आज भी आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़े जाति का लड़का है, अगर किसी छोटी लड़की जाति की लड़की शादी कर लेता है, मान लीजिए यादव है, किसी दूसरी लड़की से छोटी लड़की शादी कर लिया, तो उसका जो कुल क्या बढ़ गया, ऊंचा हो गया। तो ऐसा काम करिए ना कि आप SC ST है तो उसको छूने से मना कर दे। वह जहां जाता है, पहले क्या होता था कि मंदिरों में लोग जाते थे, SC ST को तो जाने तक का आदेश नहीं था, SC ST लोगों के जाने तक का आदेश नहीं था। हम तो सुने बीच में कि जीतन राम मांझी वहां के CM थे बिहार के, वो जीतन राम मांझी जब मंदिर में गए थे तो उनके जाने के बाद वहां को मंदिरों को धूल दिया गया था। तो सब क्या है, वो सब अस्पृश्यता था ना, मतलब विभेद किया जा रहा है, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद किया जा रहा है। अब लेकिन इसके आधार पर विभेद नहीं करना है। अब जैसे महिला है, आप कहेंगे कि महिला को छूना नहीं है, महिला कहेगी ये पुरुष है, अच्छी पुरुष है, छूना ही नहीं इसको, मतलब क्या ये सब विभेद नहीं करना है। समझ में आ रहा है नहीं? सब क्या करना है, अनुच्छेद 15 को उठाकर हर अनुच्छेद में रख दिया जाएगा, उसी के आधार पर किसी से विभेद नहीं करना है आपको, क्योंकि वो उतना ही लोग ही हैं। अरे धर्म हमारे यहाँ है, मूल किसी के लोग हैं, वंश हमारे यहाँ है, जाति हमारे यहाँ, हम यहाँ पे 2-3 लिंग रहते हैं, जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, यही लोग हैं, और क्या है। समझ आ रहा है? तो यही क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, जो मतलब किसी से भी छुआछूत का मामला नहीं रहना चाहिए। ये भी क्या दर्शा रहा है, सभी लोग क्या है, समान है। ये भी क्या दर्शा रहा है कि ये सभी लोग क्या है, समान है। समझ आ रहा है? अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद, अरे 1956 में एक ऐसा नियम बना दिया गया कि अब तो ये और कठोर हो गया है। समझा है कि नहीं? समझा है ना? ऐसा नियम बना दिया गया है ना कि अब तो और कठोर हो गया है अस्पृश्यता का अंत वाला। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया है कि आप सर, नाइटहुड, राजा, महाराजा, लॉर्ड, इन सभी उपाधियों का आप ग्रहण नहीं कर सकते। 1950 से पहले आप ग्रहण कर सकते थे, लेकिन इसके बाद आप इस चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते। क्या कहा है, उपाधियों का अंत। लेकिन शिक्षा और सेना, इन चीजों में क्या है कि आपको जो है उपाधि ग्रहण करने का है। मतलब इसमें तो किसी व्यक्ति को दी जा रही है, किसी एक व्यक्ति को इसमें दी जा रहा है, चाहे सर, चाहे नाइट, चाहे राजा, चाहे महाराजा, चाहे लाल, ये किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। लेकिन जो शिक्षा और सेना है, इसमें शिक्षा में डॉक्टर, उसके पद को ऊंचा किया जा रहा है, डॉक्टर बहुत से हैं, उसके पद को ऊंचा किया जा रहा है। सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, ये जो क्या है उनके पद को ऊंचा किया जा रहा है। तो ये जो है आप इसकी उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, इसकी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। समझ आएगी नहीं? आप इसी में जो पिटीशन एक बार पढ़ गया 1954 में, जब उसका घोषणा हुआ पुरस्कारों का, भारत रत्न देने का, तो उसमें कहा गया कि भारत रत्न जो है उपाधि है। लेकिन सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, ये पुरस्कार है, यह क्या है, पुरस्कार है, जो कि यह क्या है, पुरस्कार है, यह उपाधि नहीं है। और हाँ, इसके आगे कोई भी जो राष्ट्रपति, मतलब जब राष्ट्रपति प्रदान करते हैं इसको, भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करते हैं, तो आप कभी नहीं लिखा सकते जैसे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाए हैं, तो आप कभी नहीं लिख सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, कभी नहीं लिखेंगे। हाँ, ये वो कह सकते हैं कि हमने भारत रत्न पाया है, लेकिन वो कभी अपने नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते हैं। समझा रहे नहीं? और ये जो है सर, नाइटहुड, राजा, महाराजा, लॉर्ड, मैकाले, सरकाले, इसको आप उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा, सेना से जितने भी संबंधित है आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच क्या है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच क्या है, समानता का अधिकार है। समझना है नहीं? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच
समानता का अधिकार है। समझ आ रहा है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलेंगे अगला क्लास में। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।